हेलो। तो अगले कुछ पल लेट्स बी फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट रिलेट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। जो पहले दिन हमने बताया था कि 2QL जो डाइपोल मोमेंट निकल के आया था, जो डाइपोल की ताकत निकल के आई थी, वो कैसे निकल के आई थी? जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उस पर नेट फोर्स 0 था, लेकिन उस पर एक टॉर्क लग रहा था और वो जो टॉर्क था वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? 2QL के। और इसी 2QL को हमने क्या कहा था? बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा था। तो आज उसी की हम लोग बात करते हैं, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या सीधे से लिख लेते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि डिस्कस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले भैया बात करते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा डाइपोल कहां रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर उसके साथ क्या क्या होगा ये जरा देखते हैं। तो तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं देखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेशन जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, बी फिजिक्सिफाइड द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हमें कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो वहां पर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक तरफ जितना पॉजिटिव होगा दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव होगा। तो जो बीच की स्पेस होगी उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे हम शो कर सकते हैं स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से। स्ट्रेट पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस जो है दे ऑलवेज रिप्रेजेंट, बोलो, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है? एक डाइपोल रखा है। मान लो ये डाइपोल ऐसे रखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये हद से ज्यादा कम दूरी पर रखे हुए हैं और फिर भी एक स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं इसको? डाइपोल कहते हैं। तो भैया ये रख दिया, देखो अब क्या होगा? इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? बोलो भैया, क्या होता है? हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? चार्ज पर फोर्स लगाती है। वेरी गुड। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगी, शायद कुछ इस डायरेक्शन में, और इतना लगाएगी, कितना? QE। बोलो, लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ये नेगेटिव है, नेगेटिव पर ये जो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। बोलो, कितना लगाएगी? ये भी QE लगाएगी। तो इसका मतलब जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पर और नेगेटिव चार्ज पर वो बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों पर QE लग रहा है। देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, इस पे QE इधर लग रहा है, इस पे QE इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। When dipole is placed in uniform electric field, equal and opposite force या forces act on plus Q and minus Q charges of the dipole. तो therefore net force जो होगा डाइपोल पे वो कितना हो जाएगा? बोलो, नेट फोर्स हो जाएगा QE उधर QE इधर, तो नेट फोर्स हो जाएगा QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, रोने की क्या बात है, परेशान क्यों हो? तो रॉकेट साइंस थोड़ी चल रही है इसमें, तो बहुत टफ बात बता रहे हैं क्या? अरे भाई, प्लस Q पे इधर लग रहा है यार फोर्स QE, माइनस Q पे इधर लग रहा है फोर्स QE, ये वाला दोनों बराबर हो गए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना तुमने।
अब अगर नेट फोर्स 0 है, ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स कोई नहीं है, फोर्स नहीं है, तो कौन सा मोशन नहीं होगा बोलो? तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। नो ट्रांसलेटरी मोशन कैन अकर, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0। ये बात समझ आ गई। लेकिन क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, देखो दो चीजें हैं, अगर बॉडीज ऐसे रखी हुई हैं और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। ना बॉडी ऐसे मूव करेगी और ना बॉडी घूमेगी, ना ट्रांसलेशन होगा ना रोटेशन होगा। लेकिन अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, लेकिन रोटेशन हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वैसे ही यहां पर भी है, बॉडी का क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है। बॉडी कैन रोटेट। व्हाई द बॉडी कैन रोटेट? क्योंकि अरे भैया ये दोनों अलग अलग इनका लाइन ऑफ एक्शन है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये दोनों क्यूई मिलकर के क्या लगाएंगे? इस पे टॉर्क लगाएंगे। भूल गए? 11th में पढ़ा था, ये दोनों जो क्यूई हैं, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये डाइपोल को क्या करेंगे? मिलकर के रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक बात गांठ बांध लो, क्या? कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर नेट फोर्स तो 0 होता है, और नेट फोर्स 0 होने की वजह से डाइपोल कैन नॉट परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन नहीं हो सकता, ऐसे वाला मोशन। डांस स्टेप नहीं बता रहा हूं ऋतिक रोशन का मैं ये। तो डाइपोल का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, लेकिन रोटेटरी मोशन हो सकता है। अब वो पूरा होगा या नहीं होगा वो हमें समझ में आएगा। देखो अभी तो since the line of actions of the forces are different, therefore they will constitute a torque। इसलिए वो क्या बनाएंगी? वो दोनों फोर्सेस मिलकर के एक टॉर्क बनाएंगे, जो कि डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं कि कितना टॉर्क लगेगा। तो देखो उसके लिए अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां से यहां तक जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो इस डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? तो वो डाइपोल एक्सिस से बना रही है एंगल थीटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल एक्सिस। अरे ये जो चार्जेस को ज्वाइन करती है लाइन, इसे क्या कहते हैं? एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। मतलब डाइपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब हम कह सकते हैं कि P और E के बीच का एंगल कितना दे रखा है? P और E के बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो जरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो ये सारी चीजें। तो देखो भैया जरा मूव। तो भैया देखो अब ये जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो टॉर्क शायद तुमने बचपन में पढ़ रखा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। 11th के बचपन में पढ़ा होगा। तो देखो भाई अगर हम इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, यहां पर ये हमारा है माइनस क्यूई, मतलब माइनस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पर, ये इस पर लग रहा है क्यूई। तो इन दोनों के बीच ये ऐसे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, देखो जरा। तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यही होगा? फिर से देखो क्यूई इधर जा रहा है, ये क्यूई इधर आ रहा है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में, इट इज लाइक दिस। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें पीछे, तो ये जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्यूई ऑन पॉजिटिव चार्ज
एंड QE ऑन नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो भैया है कि नहीं है? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये दूरी कितनी है सर? ये दूरी 2L है, कल हमने मानी थी 2L, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। ये एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में थीटा है, तो क्या इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं? सर लगा सकते हैं, तो लगा दो। इंतजार किस बात का कर रहे हो? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया x अपॉन 2L, तो x बराबर आ गया 2L साइन थीटा। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? कोई डरने की बात है? डरना मना है। तो x बराबर हो गया 2L साइन थीटा। व्हाट इज x? x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ the forces QE on negative charge and QE on positive charge। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये डायग्राम बना लिया, स्क्रीन पॉज करके बनाओ जल्दी से। बना लिया? वेरी गुड। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखता हूं। तो टॉर्क की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, टॉर्क की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या होगा? देखो भैया, फोर्स जो है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी तुमने देखा कितना दोनों के बीच में, ये वाला डिस्टेंस जो है 2L साइन थीटा निकाला था हमने अलग से फिगर बना के। तो QE इंटू 2L साइन थीटा, और तुम्हें पता है डाइपोल की आत्मा की शांति के लिए Q इंटू 2L ये आया भी था ओरिजिन। तो Q इंटू 2L को हम क्या लिख लेंगे? क्या लिखेंगे? Q इंटू 2L को, Q इंटू 2L को लिख लेंगे डाइपोल मोमेंट। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा। तो जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स तो नहीं लगेगा, और नेट फोर्स नहीं लगेगा इसलिए ये वाला मोशन नहीं होगा। ये वाला मोशन कौन सा? ऋतिक रोशन का डांस स्टेप नहीं है ये, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। और कौन सा मोशन होगा? बोलो कौन सा? रोटेटरी मोशन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। अरे भैया बात समझ में आई है? तोते उड़ गए। क्लियर है ये? तो टॉर्क लगेगा भैया इस पे। अब जब ये टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा? P साइन थीटा लगेगा। तो इसको जरा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट तुमने पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। जब ये वेक्टर प्रोडक्ट आ जाए तो ध्यान रखना, डायरेक्शन के लिए वेक्टर C बराबर वेक्टर A क्रॉस B, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर C की वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से, या अगर A और B सेम प्लेन में है तो हम ये मान लो P है और ये मान लो E है, तो P की तरफ करना है इसको और E की तरफ घुमाना है, तो जिधर हमारा थंब जाएगा, फिर से सुनो, किसकी तरफ करेंगे? P की तरफ करेंगे, और इसे घुमाएंगे किसकी तरफ? E की तरफ, थ्रू स्मॉलर एंगल, थ्रू स्मॉलर एंगल। तो जिधर हमारा थंब जाएगा उधर होगी किसकी डायरेक्शन? टॉर्क की डायरेक्शन होगी। मान लो P इधर होता, P इधर होता और E ऊपर होता, तो टॉर्क किधर आ जाता? टॉर्क आ जाता बाहर की तरफ। तो ये तुमने पढ़ा होगा 11th में काइनेमेटिक्स में। तो टाउ की जो डायरेक्शन होगी that will be perpendicular to the plane containing P and E। टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो P और E जिस प्लेन में होंगे उनके परपेंडिकुलर होगी। अब जरा तुम्हें एक एमसीक्यू दे देते हैं, तो बताओ जरा, टाउ डॉट P और टाउ डॉट E की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of tau dot P and tau dot E? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, because tau is the perpendicular, tau is perpendicular to P and tau is perpendicular to E। कोई शक? क्लियर है ये बात? और सुनो, इस पे केसेस कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो भैया। अब ये जो डाइपोल है इस पे जो टॉर्क लगेगा, अब जब इस पे टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, तो जरा इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। केस फर्स्ट, कि जब थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा, तो बताओ टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क 0 होगा। मतलब इस कंडीशन में हमने डाइपोल को रखा है, और ये जो टॉर्क है जब इसको घुमा के ऐसे ले आएगा, इस कंडीशन में टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। when P and E will become parallel। अच्छा, एग्जाम में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाने को आता है। वो ये पूछेंगे नहीं कि टॉर्क 0 कब होगा, वो कहेंगे
कि इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी और ये हमने क्या बना दिया, डाइपोल बना दिया। तो ये हो गया P और ये हो गया E, तो P और E क्या हो गए, पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल बनाना है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी और ये डाइपोल बना दिया। अब हमारा डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, तो ये हमारा एंटी पैरेलल हो गया। मतलब इन दोनों ओरिएंटेशंस में P, इस ओरिएंटेशन में P और E कैसे हैं, बोलो कैसे हैं सर, पैरेलल हैं। और इस ओरिएंटेशन में P और E कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो इन दोनों ही ओरिएंटेशंस में टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है सर, आ रही है। तो जब इस कंडीशन में डाइपोल आ जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, लेकिन डाइपोल इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो वो थोड़ा सा और घूम जाएगा और वो घूम करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो फिर से क्या होगा, फिर से टॉर्क लगने लगेगा उसके ऊपर, तो फिर से टॉर्क उसको घुमा के ले जाएगा। इसका मतलब उसका फुल रोटेशन नहीं हो पाएगा, उसका फुल रोटेशन नहीं हो पाएगा। वो इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। द डाइपोल विल ऑसिलेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसकी तुम्हें प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो टाइम पीरियड निकलवाऊंगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आता है बोर्ड एग्जाम्स में ये कि टाइम पीरियड कितना होता है। देखो भाई ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो केस 2। केस 2 जो है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर्मूले से पता लग रहा है तुम्हें कि जब थीटा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और कितना होगा, PE sin 90। ठीक है, अब यहां से हम डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं। कैसे, P इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन E को 1 रख दो तो P बराबर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब कि डाइपोल को अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस परपेंडिकुलरली रखा जाए। कैसे रखा जाए, परपेंडिकुलरली, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डाइपोल ऐसे। तो ये P हो गया और ये E हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो अगर हमारे डाइपोल को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, E इज इक्वल टू 1, देन P इज इक्वल टू टाउ मैक्स, मतलब तब उस पे जो टॉर्क लगेगा that will be equal to the dipole moment of the dipole, वो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। अरे भैया बात समझ में आ रही है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक बार और बोर्ड ने गुगली कर दी। क्या गुगली कर दी, बोर्ड ने कहा, मतलब पूछा क्वेश्चन बच्चों से कि बताओ, ये नोट कर लिया, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया, कर लो इसको फटाफट। तो बोर्ड ने गुगली क्या कर दी, देखो भाई, बोर्ड ने गुगली ये कर दी कि उन्होंने कहा बच्चों से कि वो कंडीशन बनाओ जिस कंडीशन में डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम टॉर्क का आधा लग रहा है। और पता है जितने नादान बच्चे थे, तुम्हारी तरह नहीं, तुम तो स्मार्ट हो, जितने नादान बच्चे थे वो आंसर लगाया 45 डिग्री। उन्होंने सोचा भाई मैक्सिमम टॉर्क कब लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है 90 पे, तो 90 का आधा 45। जबकि क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या कहा बोर्ड ने कि वो ओरिएंटेशन बनाना है डाइपोल का जिसमें टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का आधा लग रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, P। मैक्सिमम टॉर्क का आधा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क का आधा टॉर्क मतलब PE/2, और PE/2 कब होगा, मतलब PE × 1/2, मतलब ये हो गया PE sin 30। समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, कई बार खुशी खुशी में हमें लगता है यार हमें तो क्वेश्चन आता है, बड़ा सरल क्वेश्चन आया है, और बोर्ड क्या करता है, गुगली कर देता है उसमें। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो यहां पर देखो ये डाइपोल मोमेंट जो है इस तरीके से, ये P, ये E और ये एंगल क्या हो गया 30। तो इस कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क का क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो इस तरीके से ये टॉर्क हमारा लग रहा है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और भी किसी ओरिएंटेशन पे टॉर्क निकाला जा सकता है। तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से रोटेशन होगा, लेकिन रोटेशन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हाफ जब वो पैरेलल हो जाएंगे P और E तो टॉर्क 0 हो जाएगा। इनर्शिया की वजह से वो आधा और आएगा,
वैसे ही टॉर्क अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो रोटेशन होगा वो हाफ रोटेशन होगा, मतलब ऑसिलेशन होगा। डाइपोल का क्या होगा, ऑसिलेशन। सोचना इसको कैसे हुआ, और नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर में इसको कवर करूंगा। तो क्या क्लियर हो गई बात सारी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क लग रहा है विच ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल, और इसकी टेंडेंसी क्या है, डाइपोल को रोटेट करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन करना चाहता है। व्हाई दिस टॉर्क एक्ट्स, द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज, ये ध्यान रखना, ये कल के टॉपिक में काम आएगा ये बात जो मैं बता रहा हूं, कि टॉर्क की टेंडेंसी क्या है। टॉर्क की टेंडेंसी है कि ये जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क इसको अलाइन करना चाहता है। किस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। पी और ई को क्या करना चाहता है, पैरेलल करना चाहता है। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टॉर्क को रखा जाए तो क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का बिहेवियर जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, देखो। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए डाइपोल को, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है। और मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज रखा है और इधर नेगेटिव चार्ज रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो जितना इधर पॉजिटिव लेते हैं उतना इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो अब अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, मतलब इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा कितना, QE1 लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। और इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा कितना, सर पता नहीं कितना, QE2, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अगर हम मान लें कि E1 इज ग्रेटर देन E2, सर आपने ये क्यों माना, अरे भैया तुम E2 ग्रेटर देन E1 मान लेना, दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में डाइपोल पर नेट फोर्स लगेगा कितना, बोलो कितना। E1 तुमने बड़ा माना है तो QE1 minus QE2, a net force will act on the dipole, hence the dipole will shift, will do translation in this direction। मतलब इस केस में जब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी तो होगा ही होगा, क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। बोलो आ गया या तोते उड़ गए, क्लियर है ये बात। तो जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। और जब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, बिकॉज द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। रोटेटरी मोशन वहां भी होगा और रोटेटरी मोशन यहां भी होगा। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। डायरेक्शन टॉर्क की क्या होती है, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मिनिमम कब होता है। अब जरा हम ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं, चलो लगे हाथ कि व्हाट विल बी द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो भैया, तो ये जो हमारा डाइपोल है, मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल इज I, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना है, अल्फा। अरे बोलो भैया कितना है, अल्फा है। अब इस पर जो घुमाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है
जो टॉर्क इसको घुमाना चाहता है वो टॉर्क कितना है, पीई साइन थीटा। अरे बोलो भैया कितना है, पीई साइन थीटा। तो तुमने पढ़ा है कि ऑसिलेशन के लिए जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन में, तो ऑसिलेशन तभी होता है जब एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स उसे घुमा घुमा के कहां लाना चाहता है, मीन पोजीशन पे लाना चाहता है। कहां लाना चाहता है, मीन पोजीशन पे। याद करो हमने रखा था वहां पर, कहां पर, 11th में, कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पर हम वैल्यू रख देते थे किसकी, रीस्टोरिंग फोर्स की। और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला फोर्स होता था, माइनस के एक्स। एम अल्फा, अल्फा एक्सेलरेशन है, इसको लिख लेते थे d2x अपॉन dt स्क्वायर। अरे बोलो भैया याद आ रहा है, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू या प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है। और यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते थे, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती थी, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। और ये जो होता था इसको क्या लिख लेते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे भैया याद है। और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाती थी, और ओमेगा की वैल्यू आ जाती थी तो टी बराबर क्या लिख देते थे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अरे बोलो लिखते थे कि नहीं लिखते थे। बस ये याद रखो कि वहां पर हम अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे। किसकी बात करते थे, लीनियर एक्सेलरेशन। अरे भैया क्लियर है ये बात। तो ये बात हमने वहां पर की थी, कहां पर की थी, 11th में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लीनियर मोशन जब हो रहा था। अब यहां पर घुमा घुमा के कौन ला रहा है उसे, बार बार मीन पोजीशन पर लाने की टेंडेंसी किसकी है, पीई साइन थीटा की। सो दिस विल एक्ट एज द रीस्टोरिंग टॉर्क। ये किसकी तरह काम करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करेगा। तो अगर हम इसे बराबर रख दें आई अल्फा, तो आई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा पीई अपॉन आई साइन थीटा। स्मॉल एंगल्स के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क है तो यहां पे माइनस साइन लगा सकते हैं। तो ये स्मॉल एंगल्स के लिए क्या हो जाएगा, पीई अपॉन आई साइन थीटा को लिख लेंगे थीटा। कंपेयर कर दो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा पीई अपॉन आई, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट पीई अपॉन आई। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। आई यहां पर याद रखना, आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ बराबर आई अल्फा से लिया हमने। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डाइपोल। ये हमारे डाइपोल का टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का। ये देख लेना एक बार, 11th में कर रखा है तुमने, तो उसी से लिंक है ये। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं बोर्ड में क्वेश्चन कि कितना टाइम पीरियड होगा डाइपोल के ऑसिलेशन का। तो मुझे लगता है आज की पढ़ाई तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, कल हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक कवर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो बी रेडी फॉर अवर न्यू गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।